In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, और उसको फर्दर डिटेल में देखा था एयर पैसेज वे, लंग्स। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। सिंपल ब्रीथिंग है क्या, इसका भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था लेक्चर नंबर 1 में। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन कि ब्रीथिंग है क्या। नेक्स्ट हम लोग डिटेल में देखेंगे मैकेनिज़्म को कि ब्रीथिंग का जो मैकेनिज़्म है वो किस तरह से हो रहा होता है, ब्रीथिंग के कितने फेजेस हैं और ये क्या फंक्शन जो है ना परफॉर्म करते हैं, और एट द एंड हम लोग इसकी समरी को देखेंगे। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ब्रीथिंग है क्या। ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एनिमल्स अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं। ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से निकालना, इन शॉर्ट गैसों का तबादला क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। ये एक फिजिकल मूवमेंट है। एसोसिएटेड का मतलब होता है लिंक्ड है, इसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, विद द गैशियस एक्सचेंज। ये किस चीज़ के साथ मिली हुई है, एक फिजिकल मूवमेंट है जो गैशियस एक्सचेंज के साथ मिला हुआ है। नेक्स्ट हम अब अगर हम लोग इस डायग्राम के अंदर देखें तो क्या है, फर्स्ट स्टेप में अगर देखें तो क्या हो रहा है कि इनहेलेशन का प्रोसेस हो रहा है। इनहेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना। तो हम लोग ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्रीथिंग के फेजेस। ब्रीथिंग के 2 फेजेस हैं। फर्स्ट है इनहेलेशन एंड सेकंड है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को का एक और नाम भी है जिसे हम लोग इंस्पायरेशन कहते हैं, और एक्सहेलेशन का एक और नाम भी है जिसे हम लोग एक्सपायरेशंस कहते हैं। इनहेलेशन का एक्चुअली मतलब क्या है, इनहेल करना। इनहेल का मतलब होता है अपने बॉडी के अंदर लेके जाना, इनटेक। तो हम अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाते हैं तो क्या होगा कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना, तो वो क्या कहलाएगा, इनहेलेशन। और अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, तो वो क्या होगा, एक्सहेलेशन होगा। तो जैसे इस डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रहा है कि एयर क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। तो बाकी आगे से उन्होंने प्रोसेस बता दिया कि हमारी रिब्स जो है ना वो थोड़ी सी रेस्ड हो गई हैं, डायफ्राम जो है ना वो डाउनवर्ड मूव हो गया। तो नेक्स्ट अगर हम लोग एक्सहेलेशन की बात करें तो उसके अंदर क्या है कि डायफ्राम जो है ना वो अपवर्ड मूव हो जाता है, रिब हमारी थोड़ी सी लोअर हो जाती हैं और एयर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये अभी जस्ट सिंपल सा इंट्रो है इसका। बाकी इस मैकेनिज़्म को हम लोग कंप्लीट डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। मैकेनिज़्म को डिस्कस करने से पहले कुछ मेन पॉइंट्स जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल है रिब मसल्स के मैकेनिज़म्स में रिब मसल्स का क्या रोल है, डायफ्राम का क्या रोल है, चेस्ट कैविटी का क्या रोल है, और इसका जो है ना वो लंग्स के ऊपर प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। रिब्स मसल जिसे हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स भी कहते हैं। रिब्स मसल जब हम लोग सांस लेते हैं, जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है तो क्या होता है कि हमारे जो रिब्स के मसल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रिब्स हमारी क्या हो जाती हैं, रेज्ड हो जाती हैं। और डायफ्राम को हमने प्रीवियस लेक्चर में फुल डिटेल से देखा था कि डायफ्राम है क्या, एक्चुअली डोम शेप होता है। और जब हमारी रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिब्स हमारी रेस्ड हो जाएंगी, तो हमारा डायफ्राम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये थोड़ा सा लोअर हो जाएगा। और सबसे मेन पॉइंट जो आपने याद रखना है, इनहेलेशन के प्रोसेस में सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। रिब मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो रिब्स रेस्ड हो जाएंगी और डायाफ्राम थोड़ा सा लोअर हो जाएगा और चेस्ट कैविटी का एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर हम लोग प्रेशर का एरिया के साथ रिलेशनशिप देखें तो प्रेशर और एरिया का एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो अगर हमारे पास लंग्स के ऊपर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारा जो एरिया होगा चेस्ट कैविटी का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर चेस्ट कैविटी का एरिया डिक्रीज़ हो रहा है तो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाएगा तब जो हमारे पास लंग्स के टिश्यू होंगे वो फैल जाते हैं और लंग्स का जो खला होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनहेलेशन का प्रोसेस कहते हैं। बाकी अब इसे जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिब्स क्या हो जाती हैं, रेज्ड हो जाती हैं। और एट सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि उसी टाइम में जो हमारा डोम शेप डायफ्राम था वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और लोअर हो जाता है।
एंड दीज मूवमेंट इंक्रीज द रेट ऑफ थोरेसिक कैविटी। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा लंग्स के ऊपर प्रेशर था वो कम हो जाता है। अब जब लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो रहा है तो इससे ये बात हमें पता चल रही है कि एरिया जो होगा वो थोरेसिक कैविटी का जो एरिया होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमारे लंग्स थोड़े से एक्सपेंड हो जाएंगे, लंग्स के अंदर खला बन जाएगा, तो ऑक्सीजन जो है ना वो ईजीली हमारे लंग्स के अंदर इंटर हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इनहिलेशन का प्रोसेस कहेंगे। जैसे ये इस डायग्राम के अंदर भी देखें कि ये जो चेस्ट है ये एक्सपेंड हो गई हैं, रिब्स भी थोड़ी सी रेज्ड हो गई हैं और डायफ्राम जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इनहेलेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सेलेशन। एक्सेलेशन के प्रोसेस के लिए, मैकेनिज्म के प्रोसेस के लिए हमें जो मेन पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है, जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिब मसल्स, सेम उसी तरह से ही इसका प्रोसेस जैसे इनहेलेशन का था, बस डिफरेंस ये है कि हम उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। इनहेलेशन के प्रोसेस को अगर कम्प्लीटली रिवर्स कर दिया जाए तो हमारे पास एक्सेलेशन का प्रोसेस बन जाता है। रिब्स मसल्स में क्या होता है कि रिब्स के जो मसल्स होते हैं जब वो रिलैक्स होते हैं तो रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर वापस आ जाती हैं। तो डायफ्राम भी क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो सिंपल अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप लोग ये बात याद रखिएगा कि इनहेलेशन के प्रोसेस में रिब्स मसल एंड डायफ्राम दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सहेलेशन के प्रोसेस में रिब मसल्स और डायफ्राम दोनों रिलैक्स होते हैं। तो जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो उसकी जो डोम शेप थी जो पहले थोड़ी सी लोअर हो गई थी वो वापस जो है ना वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो अब हमारी चेस्ट कैविटी का, जैसे हमने पहले भी बात की कि चेस्ट कैविटी एरिया और प्रेशर का एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो जब हमारा एरिया डिक्रीज़ हो रहा है, चेस्ट कैविटी का अगर एरिया डिक्रीज़ हो रहा है तो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर हमारा जो है ना वो एरिया, चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज़ हो रहा है तो लंग्स के ऊपर प्रेशर वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इस डायग्राम के अंदर अगर हम लोग अच्छी तरह से देखें तो ये हमारे पास जो चेस्ट है ये क्या हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं और हमारा जो डायफ्राम था वो रिलैक्स हो गया है। जब गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो जाता है लंग्स के अंदर तो क्या होता है कि जो इम्प्योर एयर होती है इसे हम लोग अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो ये एक सिंपल सी बात होगी कि एक्सेलेशन है क्या। अब आगे इसका मैकेनिज़्म कि इसके अंदर होता क्या है कि जो रिब्स के मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और जो रिब्स होती हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर वापस आ जाती हैं। एट द सेकंड जो हमने जो बात की कि डायफ्राम मसल्स है ना ये भी रिलैक्स हो जाते हैं और जो डोम शेप जो है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। तो जब ये सारा कुछ होता है तो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। जब लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एयर हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है। तो ये हमारा हमारा जो भी हमने स्टडी किया वो एक कंप्लीट प्रोसेस था इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का कि किस तरह से होता है। बाकी अभी हम लोग डायग्राम्स थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं कि इनहेलेशन के अंदर क्या होता है कि थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता है। तो और एक्सपायरेशन के अंदर क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। तो इनहेलेशन के अंदर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सहेलेशन के अंदर डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है। बाकी आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं, खुद सांस लेके अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट करके आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि कब आपकी रिब्स रेज्ड होती हैं, कब जो है ना वो रिलैक्स होती हैं, तो वो क्लियरली फील होता है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे भी ये दिखाया हुआ है कि हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इसमें क्या है, डायफ्राम हमारा रिलैक्स हो गया है, ये चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और यहाँ पे क्या है, चेस्ट एक्सपेंड हो गई है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट प्रोसेस था इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का। अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस ब्रीथिंग रेट को देखते हैं कि ब्रीथिंग रेट नॉर्मल जो ह्यूमंस हैं उनका ब्रीथिंग रेट क्या होता है। ह्यूमन का जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है वो तकरीबन 60 से 20 टाइम पर मिनट होता है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर। और अगर हम लोग एक्सरसाइजेज या फिर हार्ड फिजिकल वर्क की बात करें तो उसमें जो ब्रीथिंग रेट होता है वो तकरीबन इंक्रीज़ हो जाता है 30 to 40 टाइम पर मिनट। एक मिनट में तकरीबन 30 से 40 टाइम इंसान के लेता है, सांस लेता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। और ये जो हमारा ब्रीथिंग का जो प्रोसेस हो रहा होता है ये रिस्पायरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा होता है। एक्सरसाइजेस और हॉट जॉब के दौरान क्या होता है कि हम जब ये काफ़ी ज़्यादा वर्क जब इंक्रीज़ हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा रिस्पायरेटरी सेंटर है ब्रेन का वो मैसेज भेजता है रिब्स मसल्स को और डायफ्राम को कि वो
जो है ना वो क्या करें, ब्रीथिंग के प्रोसेस को इंक्रीज़ कर दें। जब ब्रीथिंग का प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा कि ब्लड जो है ना वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस कंट्रोल हो रहा होता है ब्रेन से। तो ये ब्रेन है, ये ब्रेन जो है ना हमारे ब्रीथिंग प्रोसेस को कम्प्लीटली कंट्रोल कर रहा होता है, बता रहा होता है कि डायफ्राम्स ये वर्क करें, मसल्स ये वर्क करें, इस तरह से ये सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ओवरऑल हम लोग इसकी समरी को देख लेते हैं। कुछ डिफरेंसेस बताए हुए हैं यहाँ पर कि क्या डिफरेंसेस हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इनहेलेशन के प्रोसेस में, और डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है एक्सहेलेशन के प्रोसेस में। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज होता है इनहेलेशन में, और चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है एक्सहेलेशन के प्रोसेस में। इनहेलेशन में लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं और एक्सहेलेशन में लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो एयर फ्लो लंग्स के अंदर जाती है इनहेलेशन के प्रोसेस में, और जो है ना बाहर की तरफ चली जाती है एक्सहेलेशन के प्रोसेस में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स।